हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा हम लोग कल के जो वीडियो अपलोड हुआ था उसके विषय में हम लोग बशावन, दसवंत और मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी के साथ साथ हम लोग जो है जहांगीर के जन्म के विषय पर चर्चा किए थे। तो आज उस टॉपिक से बहुत हटकर, हाँ बिल्कुल, आज उस टॉपिक से हम लोग बहुत दूर हटकर आज हम एक रिवीजन करने चल रहे हैं, उस कलाकार के विषय में करने चल रहे हैं जिस कलाकार आज नाम के, उसका नाम ऐसा कोई नहीं होगा कला के विषय में कि जो उसके नाम से परिचित नहीं होगा। बिल्कुल, वो वह कलाकार था जो आज के 500 साल बाद क्या होगा, बिल्कुल आज के 500 साल बाद क्या होगा, वो उस आधार पर अपने कार्यों को करता था और ये बात सिद्ध हो चुका है। बिल्कुल, ये बात जो है सिद्ध हो चुका है। तो आज हम बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हैं उनके विषय में, आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए, तो हम चर्चा करने चले हैं पिकासो के बारे में, महान चित्रकार पिकासो। बिल्कुल, देखिए कल हम लोग दिल्ली सल्तनत के शासकों के विषय में चर्चा किए थे, आज हम सीधे 7 समुंदर पार उस कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर हो सके तो आप जो है पेन और कॉपी साथ रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सन 1907 में क्या हुआ था। 1907 में जो है 1907 से लेकर के 1925 के मध्य जो काल चला था, वह काल घनवाद के नाम से जो है जाना जाता था। वह काल घनवाद के नाम से जाना जाता था। अब घनवाद में कौन कौन कलाकार आते हैं, इस विषय पर भी फोकस किया जाए। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक दोहा बनाया हुआ हूँ, बिल्कुल, हाँ, ट्रिक जिसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, घनवाद पिकासो बाका लेजे हार्न गीज को मंजिल दिलाने। जी हाँ, घनवाद पिकासो बाका लेजे हार्न गीज को मंजिल दिलाने। अब इसमें देखिए, घनवाद तो हो गया आपका 1907 से लेकर 1925 के मध्य जो काल चला था, वो घनवाद के नाम से जो है चला था वो आंदोलन, ठीक है। अब देखिए, घनवाद हो गया, पिकासो, पैब्लो पिकासो, बाका लेजे मतलब होगा बास से हो गया ब्राक, लेजे कलाकार हैं इसी के, हार्नगीज और दिलाने, आप ये 5 कलाकार हैं जो घनवाद से संबंधित हैं। तो आज उन्हीं में से जो प्रमुख कलाकार हैं जिनका नाम है पैब्लो रेथो पिकासो, आज हम उन्हीं के विषय पे चर्चा करने चल रहे हैं। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जो है 1881 से लेकर के, ठीक है, 1881 से लेकर के 1973 जो जीवन काल है, कला के क्षेत्र में जो आंदोलन चला था, वो हमारे जो है घनवाद के प्रणेता, जी हाँ, इसमें प्रणेता का 2 लोगों का नाम है, एक तो पिकासो का, दूसरा है ब्राक का। दोनों दोस्त थे, ठीक है, और दोस्ती का अभी ये लोग कैसे फ़ायदा उठाएंगे वो उन सब विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो पिकासो हैं, इनके पिताजी का जो नाम था वो होसे रुइथ था। क्या? होसे रुइथ। और जो माता का नाम था, माता का नाम जो था वो था आपका मराया रुइथ। मराया रुइथ इनकी माता का नाम था। और जहाँ इनका जन्म इनका स्पेन में हुआ था। कहाँ? स्पेन में मलागा गांव में। कहाँ? मलागा गांव, स्पेन। अब कब शुरू हुआ घनवाद? 1907। देखिए, 1907 में और क्या हुआ था, तो खासगीर जी का जन्म हुआ था भारत में, ठीक है। आप एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। देखिए, घनवाद के प्रणेता कौन है? पिकासो और ब्राक। इनको रूप के कातिल नाम से भी जाना जाता है, पिकासो जी को। देखिए, समय बदलता गया, आंदोलन आते गए जाते गए, लेकिन ये वो कलाकार हैं जिन्होंने खुद
जिन्होंने खुद इस आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर ये प्रणेता हैं तो ये अपना खुद का कार्य छोड़कर कहीं और तो जाएंगे नहीं। तो इन्होंने जो पहला चित्र बनाया था, प्रथम चित्र, देखिए प्रथम चित्र याद रखिए, उसके बाद सर्वोत्कृष्ट चित्र क्या था वो, और अंतिम, ये तीन तो आप जरूर याद रखिए बिल्कुल, क्योंकि ये इन तीन तो पूछे जाते हैं। और आयोग वालों का तो यूँ मान लो कि जैसे रिश्ता ही हो पिकासो से, छोटी छोटी चीज़, इनके पैर के चप्पल के साइज भी पूछ लेते हैं। हाँ, बड़े आदमी है ना। देखिए एक बार इंटरव्यू में पिकासो जी से पूछा गया कि आप इतने बड़े विश्व स्तर के कलाकार हैं, लेकिन आपके घर में एक भी पेंटिंग नहीं है। हाँ, तो इस बात पर जो है पिकासो जी ने कहा कि हमारी अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पिकासो की पेंटिंग अपने घर में लगा लूं। देखिए कौन व्यक्ति बोल रहा है, जो खुद पिकासो है, वो बोल रहा है कि मेरी अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पिकासो की पेंटिंग अपने घर में लगा लूं। अब आप उनके पेंटिंग की कीमत आप समझ जाइए कि कितने में इनकी पेंटिंग की कीमत रहती होगी। तो इनका जो प्रथम चित्र है वो है अभिनवों की स्त्रियां। बिल्कुल, ये अभिनवों की स्त्रियां हैं। इन्होंने शिक्षा जो है बार्सिलोना चित्रकला, देखिए बार्सिलोना जो है चित्रकला संस्था से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। कहाँ पर, ये स्पेन में है। कहाँ है, स्पेन में। और इनके जो चित्रों के काल है वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने, 3 भागों में। पहला है ब्लू पीरियड, दूसरा है पिंक पीरियड, और तीसरा है निग्रो पीरियड। पहला ब्लू, पिंक और निग्रो पीरियड। देखिए ये जो ब्लू का समय है, ब्लू पीरियड का, ये 1901 से लेकर के 1904 है। और ये जो दूसरा है 1904 से लेकर 1906 है। और तीसरा जो है निग्रो, देखिए निग्रो क्या है, तो ये अफ्रीका के जो आदिवासी थे अफ्रीकन, उन्हीं से ये प्रेरित होकर जो चित्र बनाए थे वही निग्रो पीरियड में जो है इसे रखा गया है। और इसका कार्यकाल क्या है, तो इसका 1906 से लेकर 1908 तक है। तो ये रहा जो है पिकासो जी के संपूर्ण चित्र को जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है ब्लू पीरियड, दूसरा आपका है पिंक पीरियड, और तीसरा है निग्रो। तो जो ब्लू पीरियड का समय है 1901 से लेकर 1904 तक है। जो दूसरा है गुलाबी है ना, यानी कि पिंक पीरियड, ये आपका है कितना है बताइए, तो ये आपका 4 से लेकर 6 तक है। और जो तीसरा है निग्रो, ये आपका है 6 से लेकर 8 तक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि इनका घनवाद का अंतिम चित्र और अति यथार्थवाद का प्रथम चित्र, ध्यान दीजिएगा कि घनवाद का अंतिम चित्र और अति यथार्थवाद का जो प्रथम चित्र था वो था 3 नर्तक। देखिए पहला चित्र इनका क्या था, तो वो था अभिनवों की स्त्रियां, 3 नर्तक और 3 संगीतज्ञ। यही 3 हैं जो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। बाकी 3 से रिलेटेड तो बहुत पेंटिंग है, अभी हम आगे जो है चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो इन्होंने 4 बिल्ली, 4 कैट्स नामक जो है इन्होंने चित्र बनाए हुए थे। ये कब बनाए हुए थे, जब ये विद्यार्थी थे, यानी कि जब ये 5वीं क्लास में थे तब ये बनाए थे। इसी चित्र से ये अपने अध्यापक का जो है दिल जीत लिए थे। और इनके अध्यापक खुद नहीं सिखाते थे, बल्कि इनके सहपाठियों को जब काम देना होता था, बताना होता था, तो पिकासो जी को बोलते थे कि बेटा तुम ही बता दो। ठीक है, फिर आया, देखिए इनके पिताजी जो थे, इनके पिता भी चित्रकार थे। तो जब पिता चित्रकार थे तो बेटे में कुछ ना कुछ अंश तो जाएगा ही, तो प्रेरणा तो घर में ही मिल जाएगी, है ना, ऐसा बिल्कुल। इसके बाद क्या है, इसके बाद इनके जो चित्रों में है वृद्ध युग्म है इनका चित्र। इसके बाद देखिए आपको कुछ बुक में मिलेगा 1900 और कुछ बुक में मिलेगा 1901। तो 1901 में ये जो है इन्होंने युवा पत्रिका 1901, कहीं कहीं आपको 1900 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1901 मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो है युवा पत्रिका नामक पत्रिका प्रदर्शित हुआ था। तो इसके बाद ये जो है पढ़ाई करने के लिए पेरिस जाना चाहते थे।
कहाँ, पेरिस। और वो देखिए स्पेन में इनका जन्म हुआ था और ये पेरिस जाना चाहते थे। ये प्रभावित किससे थे, तो ये लोत्रेक से प्रभावित थे। फिर 1900 में जब ये सब हो गया तो इनके पिताजी ने जो है अपना जो ब्रश था, इनका कहा जाता है ना कि अपनी वो पहचान जिससे इनके पिताजी अपना सिद्ध किए थे, तो ये इतने बड़े कलाकार हो गए थे, ठीक है, 15 वर्ष तक ये इतने बड़े कलाकार हो गए कि इनके पिताजी की कला इनके आगे निम्न दिखने लगी। तो इनके पिताजी ने अपना सारा ब्रश सब कुछ जो कुछ था एक कपड़े में लपेटकर और इनको दे दिए। कब, 1900 ईस्वी में, जब ये पढ़ाई करने के लिए जब पेरिस जाने लगे तो इनके पिताजी ने उठाकर दे दिया कि बेटा अब मैं ब्रश नहीं उठाऊंगा, हाँ अब मैं ब्रश नहीं उठाऊंगा, ये ब्रश तुम लो और आप इससे चित्रकारी करना। तो जब ये 1900 में गए, पेरिस गए, तो वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया और अपनी शिक्षा को बरकरार रखा। एक्चुअली जो है वीडियो रिकॉर्डिंग जो है कल की तरह ही हो रहा है, एकदम सड़क के पास से, तो हो सकता है जो है बैकग्राउंड में आवाज़ जाए तो आप उसको जो है इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 1900 या 1901 में ये कहाँ गए थे, तो ये गए थे पेरिस पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आया 1904 ईस्वी। देखिए अगर आपको एक डेट या एक स्थान देखते हैं और उससे रिलेटिव अगर आप 3-4 चीज़ याद आता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बेटर चल रही है। और अगर एक डेट से आप एक ही चीज़ याद आ रहा है तो समझ लो कि बेटा अभी मेहनत करना है, ठीक है। तो 1904 में और क्या हुआ था, 1904 में अगर आप भारत में आओ, ठीक है, बंगाल स्कूल के जो कलाकार थे विनोद बिहारी मुखर्जी, इनका जन्म हुआ था। अब इनकी बेटी है मृणालिनी मुखर्जी, उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म जो है 1949 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। हाँ तो आप दोनों जगह जो है याद रखिए। आप देखिए एग्जामिनर ऐसे पूछेगा 1904 में क्या हुआ था, तो अगर आप अगर 1-2 क्वेश्चन समकालीन भारत से पूछ लिया तो आपका दिमाग भारत में ही रह जाएगा, लेकिन आप दिमाग तुरंत लगाओ कि नहीं पेरिस में भी कुछ हुआ था। तो जब आप ऐसे जवाब दोगे ना तो जो आपका एग्जामिनर रहेंगे, जो भी रहेगा आपके सामने, वो समझेगा कि नहीं बेटा दिमाग तो लगा रहा है कुछ, ठीक है। तो बिल्कुल, तो चलिए देखिए 1904 में क्या हुआ था। जब ये 1904 में गए कहाँ, देखिए 1901 में गए, फिर 1900 वहाँ एडमिशन ली, फिर 1904 ईस्वी में अम्बराज ओलार नामक इन्होंने एक प्रदर्शनी लगी थी। उस प्रदर्शनी में इनके 75 चित्र बिक गए। कब, 1904 में प्रदर्शनी लगी थी, इनके 75 चित्र जो है बिक गए। तो देखिए अब जब इनके 75 चित्र जब इनके बिक गए तो सिंपल सी बात है इनकी अच्छी खासी अर्निंग हो गई। तो इसके बाद ये जो है वहीं पर खुद अपने मकान ले लिए और वह मकान ये दलितों की बस्ती में लिए थे। कहाँ, दलितों की बस्ती में, क्योंकि देखो स्मार्ट सिटी में जगह मिलना थोड़ा कठिन होता ना। अभी आप जो है किसी बड़े शहर के पास ज़मीन लो तो जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन आप उससे थोड़ा हट कर लेंगे तो अच्छी खासी ज़मीन मिल जाएगी। तो वही सब हुआ था इनके साथ भी कि ये पेरिस में जब इनके 75 चित्र बिके थे 1904 ईस्वी में, तो इन्होंने दलितों की बस्ती में वातोलब्बा नामक, क्या वातोलब्बा, ये इनके घर का नाम है वातोलब्बा। एक एक चीज़ इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इनके जो है वातोलब्बा क्या था, तो ये इनके विद्यालय का जो है नाम था, ठीक है। अब इनके जो हम लोग शुरुआत में जो बांटे हुए थे चित्रों को 3 भागों में, ब्लू पीरियड, पिंक पीरियड और निग्रो। अब हम देख लेते इसके अंतर्गत क्या कारण था कि जो इन्होंने जो है ब्लू पीरियड नाम रखा था। देखिए ब्लू पीरियड में इन्होंने जो 1901 से 1904 के मध्य चला था, इसमें इन्होंने मानवीय दुख को दर्शाया था। क्या, मानवीय दुख को इन्होंने दर्शाया था और इसके अंतर्गत जो है
ज्यों, ठीक है। देखिए एक ह्यू है, ह्यू कहते हैं रंगों की रंगत को, और जो ये ज्यों है, ठीक है, ये ज्यों बुद्धिजीवी से संबंधित है, ज्यों, ठीक है। इन्होंने एक चित्र जो है ज्यों नामक बनाई थी, और उसके अलावा इन्होंने स्त्री करने वाली महिला, स्त्री करने वाली मतलब जो कपड़े प्रेस करते हैं ना, वही महिला बनाए थे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या झलकता है, कोई स्त्री, ठीक है, कोई स्त्री प्रेस का काम, केला बेचने का काम, ये सब क्यों करेगी? क्योंकि उसके पास आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी, नहीं तो वो भी आराम से एंजॉय करती, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मानवीय दुख को प्रदर्शित किया जा रहा है। कब? 1901 से लेकर 1904 में, ब्लू पीरियड में। अब हम देखते हैं पिंक पीरियड में। तो पिंक पीरियड का समय क्या था, तो वो था 1904 से लेकर के 1906। इसमें इन्होंने निराशा और समर्पण को दर्शाया है। किस चीज़ को? तो इसमें इन्होंने निराशा और समर्पण को दर्शाया है। इसमें जो सर्कस आप लोग देखे होंगे सड़क के किनारे, या वैसे भी छोटे छोटे बच्चे जो है सर्कस दिखाते हैं। तो अब ये सर्कस क्यों दिखाते हैं? उस सर्कस दिखाने में जान भी जाती है, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर पिंक पीरियड में, सॉरी ब्लू पीरियड में, हाँ ब्लू पीरियड में इन्होंने जो है मानवीय दुख को दिखाया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने निराशा और समर्पण के भाव को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसमें जो सर्कस में जो छोटे बड़े बच्चे बच्चियाँ जो है दिखाते हैं प्रदर्शनी, इसमें इस चीज़ का ये लोग जो है प्रयोग किए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं निग्रो आर्ट। देखिए तो निग्रो आर्ट में मैंने पहले ही बताया था कि ये 1906 से लेकर 8 तक जो चला था। इसके मध्य अफ्रीका के दो जो आदिवासी हैं उनके जीवन से ये संबंधित होकर उसके जीवन से ये गुजरता हुआ जो है गया था। अब आता है 1907 ईस्वी, ठीक है, 1907 ईस्वी। देखिए एक के बाद 3 साल बाद आ गया 4, ठीक है, एक हटा दो, 2 3 4। अब इसके 4 के 3 साल बाद आ गया 7, ठीक है, 4 3 7। तो 1907 में क्या हुआ था, 1907 में घनवाली जो प्रथम चित्र बना था अविनमों की स्त्रियां, तो यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया गया था। और इसी अविनमों की स्त्रियां का जो है विकसित रूप, क्या, इसी अविनमों की स्त्रियां का जो विकसित रूप था ये 1909 ईस्वी में। देखिए पहले 1907 में इन्होंने अविनमों की स्त्रियां बनाया, इसके बाद 1909 ईस्वी में इन्होंने जो है इसी का विकसित रूप, विस्तृत रूप जो इन्होंने बनाया 1909 ईस्वी में, उसका नाम था 3 संगीतज्ञ, 3 स्त्रियां, ठीक है, संगीत स्त्रियां, आप ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कोलाज का आविष्कार होता है। देखिए कोलाज का आविष्कार ये नहीं करते हैं, हमने पहले बता दिया कि घनवाद में ये एक थे पिकासो और एक इनके फ्रेंड थे, मित्र थे, जिनका नाम था ब्राक। तो घनवाद का जो कोलाज का आविष्कार करते हैं वो करते हैं ब्राक जी, लेकिन उस आविष्कार पर पहले चित्र बनाकर जो है प्रदर्शित कर देते हैं पिकासो जी, कर देते हैं ना, हाँ। तो ये जो है कर देते हैं। अब देखिए, अब जब हम लोग कोलाज के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि कोलाज होता क्या है ना जरूरी, कोलाज क्या होता है। तो देखिए कटे फटे कतरन से, कटे फटे कपड़ों के कतरन से या कागजों से, आप गांव में देखे होंगे बच्चे जो है फेविक्विक से जो है पेपर को काट काट कर जो चिपकाते हैं, ये सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। जो काट काट कर चिपकाते हैं पेपर, यही कोलाज होता है। कपड़े चिपकाएं या पेपर चिपकाएं, ताश जो लोग खेलते हैं कार्ड्स प्ले कार्ड, उसको जो है काट काट चिपकाएं, यानी कि कोलाज का मतलब जो कागज या कपड़ों के कतरनों से बना होता है वही चीज़ कोलाज होता है। अब इसके बाद इनके जो चित्र देखिए, अब यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ भी इनके चित्र 2 भाग में बटे हैं, एक संश्लेषण और एक विश्लेषण, संश्लेषण एक विश्लेषण। अब देखिए विश्लेषण किसे कहते हैं, तो जैसे मान लो आपके पास कोई 8 वस्तुएं हैं,
ठीक है। और आप उस 8 वस्तुओं को जो है इकट्ठे ना देखकर 2, 3, 4 करके यानी कि खंडों में जब आप विभाजित कर देते हो तो वही आपका विश्लेषण होता है कि किसी चीज़ को खंडों में तोड़ मरोड़ कर खंडों में करके उसे समझना, ये आपका हो जाएगा विश्लेषण। और इसी टुकड़ों को एकत्रित करना जो है ये आपका हो जाएगा संश्लेषण। यानी कि विश्लेषणात्मक इनके चित्र में इफेक्ट था और संश्लेषणात्मक इनके चित्रों में इफेक्ट था। तो देखिए अब 1912 ईस्वी में इन्होंने जो संश्लेषणात्मक चित्र बनाया था, कब? 1912। अब हम पेंटिंग में कैसे समझेंगे कि कौन सी पेंटिंग देखकर कि ये विश्लेषणात्मक है या कौन सी जो है संश्लेषणात्मक है? तो मान लो इतना बड़ा फ्रेम है, ठीक है, इतना बड़ा मान लो फ्रेम है, जितना बड़ा मोबाइल का डिस्प्ले आप देख रहे हैं। तो अभी इसमें 1-2 लोग अगर डिस्प्ले में आए तो ये आपका रहेगा विश्लेषणात्मक। लेकिन यही जब लोग फैमिली के साथ शादी वादी में जब फोटो खिंचाते हैं, ऐसे ऐसे करके खिंचाते, ओ भाई मेरा भी आ जाए, ओ भाई मेरा भी ले लो, ऐसे करते हैं ना। तो अभी जब सब इकट्ठे आ जाए, एक ग्रुप में आ जाए, तो वही हो जाएगा संश्लेषण। मैंने क्या कहा कि किसी चीज़ को बिखराव में जब करते हैं, समझने के लिए ऐसे समझो, जब कोई चीज़ बिखरता है या बिखराव में हम समझने के लिए बिखराते हैं तो वो हो जाएगा विश्लेषणात्मक। लेकिन उसी को जब हम संयोजित कर लेंगे तो हो जाएगा संश्लेषणात्मक। अब चित्र में कैसे पहचानेंगे? मान लो इतना बड़ा जो डिस्प्ले है, मान लो ये फ्रेम है, इसमें मैं अकेला हूँ या 1-2 लोग और आ जाएंगे तो आराम से ये आपका विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसी में भी 8-10 लोग ऐसे ऐसे करके आकर सब इकट्ठे हैं या फैमिली फोटो खिंचाएं या शादियों में, तो वो आपका हो जाएगा विश्लेषणात्मक। अब इसमें जो है संश्लेषणात्मक में जो चित्र आते हैं 1913 ईस्वी में वायलिन गिटार, क्या आयोलिन एक गिटार है, खोपड़ी समाचार पत्र है, आराम कुर्सी पर बैठी हुई महिला, ये सब चित्र जो है आपका संश्लेषणात्मक के अंतर्गत आता है। इसके बाद 1910 ईस्वी में इन्होंने एक चित्र बनाए थे मैडोलिन के साथ लड़की। किसके साथ? मैडोलिन के साथ लड़की 1910 ईस्वी में बनाए थे। इसमें क्या बनाए थे? देखिए इसमें ये जो ऑयल कलर होता है, ऑयल कलर, उसमें ये बालू मिलाकर, बालू के रेत, ठीक है, वो मिलाकर फिर ये जो है चित्रण करते थे। इसमें इफेक्ट फिर नहीं देना पड़ता है, क्या? जी हाँ, इसमें फिर इफेक्ट नहीं देना पड़ता उभार के लिए, क्योंकि बालू जो है बारीक होती है तो कहीं ना कहीं जो है धरातल से चाहे थोड़ा सा उभरा सा प्रतीत तो होगी, खुरदुरा सा प्रतीत होगी। तो यही 1910 ईस्वी में इन्होंने मेडोलिन के साथ लड़की का चित्रांकन किया था। कब? 1910। अब 1915 में इन्होंने क्या किया था? तो वुमेन्स ऑफ अल्जीरियस, क्या? अल्गियर्स, वुमेन ऑफ अल्गियर्स, ये चित्र इन्होंने बनाए हुए थे, ठीक है। ये इनका 18 करोड़ रुपए में बिकी थी। देखिए 1915 में बनाए थे, अल्गियर्स ऑफ वुमेन या वुमेन ऑफ अल्गियर्स था, ये 18 करोड़ में बिकी थी पिकासो की एक पेंटिंग। अरे भाई बहुत महंगी बिकती है, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद पिकासो के जो विधा है, ठीक है, पिकासो के जो विधा है, देखिए ये इनकी जो विधा है, ये एक विधा में काम नहीं किए हैं, बिल्कुल ये एक विधा में किसी बंधकर काम नहीं किए हैं, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से काम किए हैं। अब ये स्वयं कहते हैं पिकासो जी कि मैं शैलीहीन कलाकार हूँ। क्या? मैं शैलीहीन कलाकार हूँ। आप एक कहावत सुने होंगे गाँव में कि अध जल गगरी छलकत जाए, ठीक है। अभी आप आधी बाल्टी पानी लिए हो और लेकर कहीं जा रहे हो तो उसमें लहर ऐसे ऐसे तेज़ी से जाएगी, लेकिन वही अगर आप पूरा भर लोगे तो लहर ऐसे धीरे धीरे ज़्यादा तेज़ जो है लहर नहीं करेगी पानी। तो वही है कि जिसके अंदर विशेष ज्ञान होता है ना, वो छोटी मोटी बातों पे नहीं आते, उसे इग्नोर करते हैं, जाने दो। वैसे ही इन्होंने देखो इतने बड़े कलाकार जिनकी एक एक पेंटिंग 18 करोड़ रुपए में बिक रही है, ये क्या कहते हैं कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं पिकासो की पेंटिंग अपने घर में लगा लूं। और अब दूसरा बयान क्या दे रहे हैं कि मैं शैलीहीन कलाकार हूं। बिल्कुल इन्होंने कहा कि मैं शैलीहीन
कलाकार हूँ। इसके बाद 1915 में देखिए, 1915 की बात है, 1915 में ही इन्होंने जो है नौ शास्त्रीय वादों में भी अपने चित्रों को रखे हैं। किसमें? नौ शास्त्रीय वाद में। अब देखिए, इन्होंने घनवादी अति यथार्थवादी चित्रों की रचनाएं करने के साथ ही ये घनवाद में कोलाज का भी करते थे ना, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग तो इनके फ्रेंड ने ही की थी, ब्राक ने, लेकिन ये करते थे। अब इसके बाद जो है पिकासो की, देखिए मैंने क्या कहा, 3 शब्द से इनका बहुत प्रेम है। 3 नर्तक, 3 संगीतज्ञ, 3 स्त्रियां और पनघट पर 3 स्त्रियां। ठीक है, देखिए पनघट पर 3 स्त्रियां, ये पिकासो की 9 शास्त्रीय शैली में है। किसमें? 9 शास्त्रीय शैली में। 1915 ईस्वी में 9 शास्त्रीय शैली में इनकी चित्र है। क्या चित्र है? पनघट पर 3 स्त्रियां, या नदी के किनारे 3 स्त्रियां। ठीक है, वैसे आपका पनघट ही देगा, क्योंकि पनघट ही शुद्ध शब्द है और यही हमें भी मिला है, यही आपको भी मिलेगा। लेकिन आप गांवी भाषा में भी समझे रहिए, क्योंकि समझे रहेंगे तो ये ठीक ही रहेगा, कोई आप नुकसान नहीं करेगा। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या कहा कि घनवाद समय चला था 1907 से लेकर के 1925 तक, यहाँ तक चला था। फिर इन्होंने जो है जो 3 नर्तक बनाए थे, ये इनकी लास्ट की, ये इनकी अंतिम की चित्र है। 3 नर्तक, देखिए 3 संगीतज्ञ हो गया, 3 स्त्री हो गई और पनघट पर 3 स्त्रियां हो गई, और ये है इनकी 3 संगीतज्ञ। ये 3 संगीतज्ञ जो है ये घनवादी शैली का अंतिम चित्र है। पहला चित्र क्या है? पहला है अभिनवों की स्त्रियां, लेकिन ये 3 संगीतज्ञ जो है ये इनकी पिकासो जी की अंतिम शैली है। घनवाद में ये इनकी अंतिम चित्र है। लेकिन ध्यान देना, ये घनवाद में इनकी अंतिम चित्र है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनका अंतिम चित्र नहीं, ये घनवाद शैली में इनकी अंतिम चित्र है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने जो है मूर्तियों का भी सृजन किया था। इसका मूर्तियों का, इनके 100+ मूर्ति जो है मानी जाती है। कितने इनके मूर्तियां जो है 100+ मानी जाती है। इसके बाद ये जो है 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? एक मिनट, 1937, हाँ 1937 में आपका गणेश पायन का जन्म हुआ था। 1937 में आपका अर्पिता सिंह का जन्म हुआ था। 1937 में आपका जो है एक कलाकार और हैं, गुलाम मोहम्मद शेख, हाँ GM शेख। ठीक है, तो 1937 में इनका भी जन्म हुआ था। आप भारत के, स्पेन के और फ्रांस के, अमेरिका के, हर जगह के कलाकारों के विषय में आप जानते रहिए। ठीक है, 1912 में आपके अमेरिका के कलाकार जन्म के नाम क्या है? एक्सन पोलार्क, उनका भी जन्म हुआ था। ठीक है, हाँ ये सब बिंदु आप नोट करते हुए चलिए। तो इनका जो गवेर्निका चित्र है, क्या इनका जो गवेर्निका चित्र है ये 25.5 गुणे 11.5 इंच में था। क्या? 25.5 यानी 25 1/2 इंटू 11 1/2। इसमें जो है इस अनुपात में इनके चित्र बने थे। 1937 में बने थे। नाम क्या था? गवेर्निका। गवेर्निका घनवाद अति यथार्थवाद, और बताइए, घनवाद हो गया, अति यथार्थवाद हो गया, और इसी के साथ साथ ये जो है ना, ये इनके नीले कलर के टोन्स में है। क्या बोला हूँ? नीले कलर के टोन्स में है। अब टोन्स क्या होता है? तो जैसे एक कलर है, नीला ही ले लेते हैं, तो नीला जो है ये प्राथमिक कलर है। तो इसमें वाइट मिलाकर जब इसके आप टोन बनाते हो, जैसे हल्का वाइट लगाएं, हल्का नीला हुआ, और लगाएं और हल्का हुआ, और हल्का हुआ, तो इसी टोन्स में, नीले के टोन्स में ही इनका ये गवेर्निका चित्र है। एक बात ये भी ध्यान रखिए, कहीं कहीं गुलाबी टोन्स भी आता है। बिल्कुल, कहीं कहीं गुलाबी टोन्स आता है, लेकिन गुलाबी टोन्स को जो है आप याद रखिए। वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आप याद रखिए, जब किस्मत खराब होता है ना, तो पैर में ठोकर भी लग जाती है। तो हो सकता है जो है आयोग उस बार जो है गुलाबी ऑप्शन में दे दे। तो याद रखिए, वैसे ये है तो 80% तो उम्मीद है कि नीले में ही देगा, लेकिन याद रखिए गुलाबी में भी दे सकता है। तो इसलिए हम लोग जो है जानने रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, अब देखिए ये गवेर्निका चित्र कब बनाए थे बात होती है। देखिए कोई भी कलाकार जब कोई भी चित्र बनाता है, इतनी मेहनत करता है,
तो उस चित्र के पीछे कुछ ना कुछ सोच जरूर रहती, वो सोच रहती है जो समाज के लोगों को जल्दी पता नहीं चलता। कलाकार समाज से चीज़ें उठाता है, उसमें कुछ मिश्रित करके पुनः उसी समाज के सम्मुख जो है प्रस्तुत कर देता है। लेकिन समाज के लोग में और कलाकार में यही अंतर होता है कि वो तब तक नहीं समझते जब तक उन्हें समझाया ना जाए। ठीक है, तो देखिए गवेर्निका चित्र ये कब बनाए थे, तो 1937 ईस्वी में। उस समय जर्मन में तानाशाही चल रहा था। क्या तानाशाही चल रहा था? तो उस समय तानाशाही में जो है इन्होंने वहाँ के जो सैनिक लोग थे, वहाँ के जो सैनिक लोग थे जर्मन के तानाशाही कर रहे थे, वो लोग जनता को ऐसे ही परेशान करते थे। बिल्कुल जैसे अपना पाकिस्तान है ना, इधर उधर लगा रहता, वैसे वो लोग भी लगे रहते थे। तो इस पर ये दुखी होकर, क्या इस तानाशाही पर ये दुखी होकर इन्होंने ये चित्र बनाए थे। कौन सा? गवेर्निका। कब बनाए थे? 1937 में बनाए थे। ये आपका वर्तमान के रेना सोफिया संग्रहालय स्पेन में है। कहाँ? रेना सोफिया संग्रहालय स्पेन में है। अब इसके बाद देखिए पिकासो के जो और चित्र हैं, जैसे आपका ढोलकिया जीवन का आनंद हो गया, और गिटार वादक हमने बताया ही, पियानो बजाती हुई महिला हो गया। और ये एक अच्छे चित्रकार थे। देखिए मैंने क्या कहा, इनके 100+ मूर्ति हैं। क्या? इनके 100+ मूर्ति हैं। तो देखिए इनके कभी एक 100+ भी पूछ सकता है कि वह कौन सा कलाकार है जिसके 100+ मूर्ति हैं, या इनके जो एग्जैक्ट डाटा मिला हुआ है अभी तक वो 250 बताया जाता है कि इनके जो चित्र हैं, मूर्ति जो है वो 250 है। और इन्होंने जो पहला मूर्ति बनाया था, हेड ऑफ वुमेन बनाया था, औरत का मस्तिष्क, हेड ऑफ वुमेन। ये 1909 ईस्वी में बनाया था। कब? ये 1909 ईस्वी में बनाए थे। इसके साथ ही साथ बकरी, मुर्गा, केकड़ा, धातु की रचना, मजाकिया, भेड़ वाला आदमी, कोने होरेस के चित्र, ठीक है, आदि का इन्होंने जो है सृजन किया था। कौन? पिकासो जी। देखिए तो ये रहा पिकासो जी का जीवन काल, उनके जीवन से संबंधित रचना। अब लास्ट में हम बता देते हैं इनकी मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, आप बताओ। मैंने अभी बताया था। अरे भाई कुछ चीज़ें आप भी याद रखा करो, ठीक है। हाँ मैं ही कितना याद रखूँ। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 1881, देखिए 1881 में इनका हुआ था, और 1882 में इनके दोस्त ब्राक का हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 73 में हुई थी और उनकी मृत्यु 72 में हुई थी। यानी कि एक साल ये जो है आगे थे, तो उनकी मृत्यु एक साल पीछे थी, इनकी पीछे थी, इनकी आगे थी। यही कार्यक्रम चला, जितने साल ये जिए थे उतने साल इनके मृत्यु हुई। अब इसी से मिलती जुलती इनके जीवन की एक कहानी है कि एक महिला थी, वृद्ध थी। देखिए जब उम्र हो जाता है ना तो सब कुछ होने लगता है, सब कुछ, दुख, दर्द, एहसास, पीड़ा, जो कुछ जीवन में नहीं हुआ रहता युवावस्था तक, वो सब कुछ और जीवन के अनुभव सब कुछ जो है बुढ़ापे में सब कुछ एहसास आते हैं। तो वो जो है अमीर थी नहीं, वो जो है गरीब थी। तो क्या हुआ कि उसने जो है पैसा मांगे, किससे? पिकासो जी से। तो पिकासो जी जो है उस समय पैसा तो लिए नहीं थे, या लिए थे, क्या रीज़न था? तो उन्होंने एक, देखिए कलाकार जो होते हैं वो पेंसिल पेन जरूर लिए रहते हैं, तो उन्होंने एक पेपर पर सिर्फ एक सिग्नेचर कर दिए। क्या? एक रेखा खींचकर और सिग्नेचर कर दिए, और बोले कि ये इसकी कीमत 1 करोड़ है। क्या? इसकी कीमत 1 करोड़ है। अब बताओ, आप कोई सिग्नेचर कर देगा और आपको दे देगा कि इसकी कीमत 1 करोड़ है, तो आप मान जाओगे? नहीं मानोगे ना। तो उस महिला ने जो है उसको फेंक दिया और इनको उल्टा सीधा बोलने लगी। तो इन्होंने कहा, माता जी पहले आप इसे मार्केट में जाओ, ठीक है, इस सिग्नेचर को दिखाओ, देखिए इसकी करोड़ सच में 1 करोड़ रहेगी।
तो वो औरत जो है जाती है मार्केट में, और वो सच में जब दिखाती है तो वो एकदम से उसके दिमाग जो है ना एकदम से जो है खलबला जाता है, बौखला जाता है वो शब्द सुन के कि सच में उसकी कीमत 1 करोड़ प्लस थी। तो वो वापस आई। देखिए इस कहानी में ना जो लोग प्रस्तुत करते हैं, बहुत लोग बहुत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग एक वृद्ध का वर्णन करते हैं, एक वृद्ध थी, और कुछ लोग वर्णन करते हैं कि एक लड़की थी, लेकिन एक वृद्ध ही थी भैया, ठीक है। तो वो वापस पिकासो के पास आती है और कहती है कि आप इसमें जो रेखा खींचती हो इसकी 1 करोड़ कीमत है, अगर आप 1 सेकंड में खींचते हो तो मैं 1 घंटे में ज़रूर एक अच्छी पेंटिंग बना लूँगी जिसकी कीमत 10 लाख तो होगा ही। तो इन्होंने बहुत आराम से बताया माता जी हो सकता है कि आप बना लो, लेकिन ये जो मेरा 1 सेकंड का जो काम है, सिग्नेचर 1 मिनट का काम, ये हमारे पिछले 37 वर्षों की प्रतिफल है जो हमने नाम कमाया हुआ है 37 सालों में। ये नाम जो है, एक सिग्नेचर जो है उस 37 सालों का, वर्षों का ये जो है हमारे प्रतिफल है, ऐसा पिकासो जी ने कहा था। और दंत कथाओं में भी वर्णन आता है कि इनके यहाँ जो है फर्नीचर के काम के लिए, ये काम करने के लिए एक मजदूर बुलाए थे। तो इन्होंने उससे पूछा कि पहले ये बताओ कि कितना रुपये लोगे, मान लीजिए अलमारी बनानी है तो आप कितने रुपये लोगे। तो वो जो बढ़ई था वहाँ का, उसने कहा कि साहब गरीब आदमी कुछ भी मत देना, बस आप कुछ बना कर दे देना मुझे। अब बताओ वो उस व्यक्ति से मांग रहा है जिसकी कीमत, सिग्नेचर की कीमत जिसकी करोड़ों में जा रही है, उससे कह रहा है कि आप मुझे कुछ मत देना, बस केवल आप कुछ बना कर दे देना। तो जब वो कुछ बना कर दे देंगे तो वो 10-12 करोड़ की तो आराम से ही जाएगी। तो ऐसा भी वर्णन जो है ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। हाँ, ये आपको, ये जो मैं बता रहा हूँ कारपेंटर वाला, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये किताब में तो ये वाला वर्णन जो है प्रसंग में अभी नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं 3-4 किताब पढ़ा हूँ, तो ये वर्णन नहीं है। तो ये रहा दोस्तों जो है पिकासो के बारे में। आशा है कि आप लोग जो है पूरा मस्ती किए होंगे, मस्ती के साथ ही साथ आप कुछ नई चीज़ों को सीखे होंगे, क्योंकि जो मैं बताया सारा एक बुक में समाहित नहीं होगी, 2 बुक में भी नहीं होगी, 3-4 बुक, 3-4 प्रकाशन के लोगे, 3-4 कलाकार के लोगे तो सारा समाहित होगा। तो आशा है कि इसमें जो है आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। इसी जानकारी के साथ दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।